हार्ट की आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं उनके होने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते जी। हैं। ब्लड प्रेशर उनको हो रहा है, शुगर उनको हो रहा है, स्मोकर वो होते हैं तो उनको भी हार्ट की बीमारियां होती हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा युवाओं में हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। महिलाओं में डेफिनेटली हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस पुरुषों से बहुत कम होते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारियां तमिलनाडु, केरला और पंजाब में होती हैं। उत्तराखंड में प्रॉब्लम ये है कि हार्ट की बीमारी अगर हो गई या हार्ट अटैक पड़ गया जी। तो आपको इलाज के लिए बहुत दूर जाना होगा। बिल्कुल। तो आज के डेट में भी 6 से 8 बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ हार्ट की बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। दिन भर में कम से कम 6 से 7,000 स्टेप चलो, ये आप कितना भी बिजी हो कर सकते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। स्वास्थ्य पर संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात दिल की है। दिल की धड़कन तेज हो तो परेशानी, स्लो हो तो परेशानी। इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर उपाध्याय जी। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपसे हम सीधे सवालों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा पहला सवाल है कि आज जिस तरीके से हृदय रोगी लगातार बढ़ रहे हैं, ये समस्या बुजुर्गों में तो आम हो सकती है लेकिन युवाओं में भी ये परेशानी देखने को मिल रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं एक विशेषज्ञ के तौर पर? हाँ, देखिए, हार्ट की आमतौर पे जो बीमारियां होती हैं उनके होने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जी। तो जिसके अंदर वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होंगे जी। उनको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जी, बिल्कुल। उन रिस्क फैक्टर्स को आप उंगली पे गिन सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है उसमें एज। जी। दूसरा है शुगर, तीसरा है ब्लड प्रेशर, चौथे पे आप धूम्रपान को रखो, पांचवें पे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और छठे पे आप स्ट्रेस या फिजिकल इनएक्टिविटी को रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हार्ट की बीमारियां, हार्ट में कई बीमारियां होती हैं लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं हम, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। जी। तो वो बीमारियां उनको ज़्यादा होती हैं जिनको होने के रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं। जी। तो आज के डेट में भी हार्ट की बीमारियां ज़्यादा वृद्ध लोगों को ही होती हैं, उम्र दराज लोगों को ही होती हैं। जी। युवाओं में इसलिए हो रही है क्योंकि हार्ट की बीमारी होने के जो रिस्क फैक्टर हैं वो युवाओं में हो रहे हैं। जी। ब्लड प्रेशर उनको हो रहा है, शुगर उनको हो रहा है, स्मोकर वो होते हैं तो उनको भी हार्ट की बीमारियां होती हैं। बहुत ज़्यादा युवाओं में हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। आज भी उन्हीं युवाओं को हार्ट की बीमारी होती है जिनको हार्ट की बीमारी होने के कोई रिस्क फैक्टर होते हैं। जी। ऐसा है। जी। देखा गया है कि मतलब ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं, कई सारे विशेषज्ञों से बात होती है जब, क्या महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले हृदयघात की संभावना ज़्यादा होती है? नहीं, कम होती है रादर। अच्छा। देखिए, एक उम्र तक महिलाओं के अंदर जो उनके कहते हैं हार्मोन्स कि महिलाओं का दिल कमज़ोर होता है, इस तरीके से लोग देखते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। महिलाओं में हार्ट की बीमारियां होती हैं एक एज के बाद। तो आप मान लो कि मेनोपॉज के बाद उनमें और पुरुषों में हृदय की बीमारियों के इंसिडेंसेस सेम होते हैं, बट उसके पहले महिलाओं में डेफिनेटली हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस पुरुषों से बहुत कम होते हैं। और उनमें आजकल तो उनमें रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ने लगे हैं, जैसे शुगर महिलाओं में भी इक्वली कॉमन है, ब्लड प्रेशर कॉमन है। बट मेनोपॉज के पहले हार्ट की बीमारियां महिलाओं में कम होती हैं, उसके बाद महिलाओं और पुरुषों में बराबर होती है। हमारे इस पर सवाल भी था, जैसे आपने कहा कि शुगर जो है आजकल बढ़ रहा है महिलाओं में, इंडिया जैसा कि शुगर कैपिटल की ओर आगे बढ़ रहा है, तो शुगर, लो बीपी है ना, इसके बाद कई तरह की बीमारियां और भी हैं जो आज लोगों में देखने को मिलती हैं। क्या उन सब का असर हमारे हृदय पर पड़ता है? मैंने बताया आपको, हार्ट की बीमारियां होने के लिए जो रिस्क फैक्टर हैं वो अगर बढ़ेंगी तो हार्ट की बीमारियां भी बढ़ेंगी, उन्हीं के असर होंगे हार्ट के ऊपर। डेफिनेटली हमारा खान पान बदल गया है, हमारा रहन सहन बदल गया, जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, वो डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं हार्ट की बीमारियों को। लेकिन हार्ट की बीमारियों के जो रिस्क फैक्टर हैं उन्हीं के बढ़ने से हार्ट की बीमारियों के इंसिडेंसेस बढ़ेंगे और दूसरी बीमारियों का हार्ट पे बहुत असर नहीं पड़ता। जी। क्या सीने में होने वाले हर दर्द को
आप एक हृदय घात या हृदय से जुड़ी बीमारी के रूप में एक संकेतक के तौर पे मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। क्योंकि जब हार्ट की मतलब जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं या अंजाइना बोलते हैं, जी। उसका उस सीने के उस दर्द के कुछ खास लक्षण होते हैं। जी। जैसे वो बीच सीने में होता है, दो तरह से हो सकता बिल्कुल। है। एक वो एग्जर्ट करने पे होता है जिसको हम अंजाइना बोलते हैं, हम्म। और एक बैठे बैठे हो सकता है जब आपको हार्ट अटैक पड़ता जी। है। तो वो जो दर्द होता है वो बीच सीने में होता है। उसको डिस्क्राइब करते हैं मरीज ऐसा कि क्रशिंग बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसे ओके। लगता है या सफोकेटिंग, कि घुटन सा हो रहा है, जलन सा हो रहा है, या दबाया सा जा रहा है। जी। वो बीच सीने से वो दर्द निकलता है और आपके दोनों बाजुओं की तरफ जा सकता है, जबड़े तक जा सकता है। अच्छा, ओके। दोनों बाजू में लेफ्ट बाएं बाजू की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट दाएं बाजू की तरफ भी जा सकता है। उसके साथ साथ आपको पसीने बहुत आते हैं, ओके। और उल्टी करने का मन करता है। ओके। तो वैसा चेस्ट पेन जो सेंट्रली लोकेटेड हो और सफोकेटिंग बर्निंग या क्रशिंग टाइप का हो, और वो आपके दोनों बाजुओं की तरफ जाए या जबड़ों की तरफ जाए, तब हम बोलते हैं कि ये जो पेन है वो अंजाइना है या फिर हार्ट अटैक में होने वाला पेन है। इसको हम टिपिकल चेस्ट पेन या अंजाइना बोलते हैं। बाकी छाती में बहुत सारी चीज़ें, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, रिब केज में पेन हो सकता है, कभी कभी आपके आहार नली में भी, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, हार्टबर्न जैसा हो सकता है। देयर आर ऑल नॉट अंजाइना। ओके। वो चेस्ट पेन है। ओके। डॉक्टर साहब, जैसा कि दिल शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत संवेदनशील हिस्सा होता है, उसकी एक एक धड़कन मायने रखती है। क्या आज आप इसे दिल की बीमारी को कॉमन बीमारी के तौर पे देखते हैं, क्योंकि इसके मरीज बढ़ रहे हैं, हर आयु वर्ग में जो है दिक्कतें आ रही हैं हृदय से जुड़ी बीमारियों की? अगर पहले बात करें तो पहले इस तरह की चीज़ें कम होती थी, एक लोगों में भी ऐसा है कि जो है अब दिल की बीमारियां बढ़ी हैं, तो क्या इसे आप कॉमन बीमारी के तौर पे देख सकते हैं? देखिए, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट की बीमारियां हैं। ओके। मतलब अगर मौतों का आंकड़ा देखें आप और उनका कारण जानना चाहें, तो सबसे ज़्यादा लोग हार्ट की बीमारियों से मरते हैं। जी। दूसरे नंबर पे आप कैंसर को रख सकते हो। तो डेफिनेटली एक कॉमन बीमारी है, बट एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इसका जो प्रिवेलेंस है पॉपुलेशन में वो 6% के आसपास है, 5 से 7%। मतलब शहरों में अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रिवेलेंट है, गाँव में थोड़ा कम प्रिवेलेंट है, बट टोटल 6% है। कहने का मतलब कि अगर 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो उसका 6% करीब 84 मतलब 8.4 करोड़ लोग। जी। तो स्टिल 100 में से 6 ही लोगों को हो रहा है। इतना भी कॉमन नहीं है, जितना कि लोगों को लगता है उतना भी कॉमन नहीं है। उसका 100 में से करीब 6 लोगों को हार्ट की बीमारियां होती हैं, और वो सारे लोग हार्ट की बीमारियों से मरते नहीं हैं। बिल्कुल, उनको होती है। हार्ट की बीमारी होने पे मोर्टेलिटी 5-10% है हर बीमारी का। तो आप मान के चलो कि 100 में से एक आदमी मर रहा है अगर, तो हार्ट की बीमारियों की वजह से मर रहा है ऐसा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज लाइफस्टाइल में भी काफ़ी बदलाव आया है, जिस तरीके से आप फास्ट फूड कहें या जो हम लोग ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, एक्सेस इतना बढ़ गया है, जो ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है, तो इसका क्या लॉन्ग टर्म असर, क्योंकि बच्चे कम उम्र से ही इस तरीके का खान पान हो गया उनका, और भी जो ड्रिंक्स हुए, तो क्या लॉन्ग टर्म इसका असर देखने को मिल सकता है आने वाले दिन? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ फास्ट फूड खाने से ही हार्ट की बीमारी नहीं हो रही जी। हमारा जो नॉर्मल डाइट है वो भी हार्ट की बीमारी को प्रमोट करने के लिए एनफ है। ओके। आज के डेट में आप देखोगे कि हार्ट की बीमारियां लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को भी हो रही हैं, जिनका एक्सेस नहीं है फूड डिलीवरी ऐप्स। बिल्कुल। हो सकता है कि वो मैनुअल लेबरर हों, वो बहुत मेहनत करते हों, फिजिकली एक्टिव हों, फिर भी उनको हार्ट की बीमारियां हो रही हैं। तो हमारा जो नॉर्मल खाना है वही ऐसा है जो हार्ट की बीमारी को प्रमोट करता है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल खाना है शाकाहारी, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन कम है। ये डाइट ही एथेरोजेनिक है, यही हार्ट की बीमारियां कर सकती हैं।
डेफिनेटली इसमें आपके फास्ट फूड और फूड डिलीवरी ऐप का बहुत योगदान है उन लोगों को जिनका एक्सेस है। बिल्कुल आप देखो तो इंडिया में 80 करोड़ लोग तो राशन लेके खाना खा रहे हैं। बिल्कुल उनको फूड एक्सेस फूड डिलीवरी ऐप का एक्सेस नहीं है, बट हार्ट की बीमारी तो उनको भी हो रही है। बिल्कुल तो हमारा जो नॉर्मल आहार है, शाकाहारी ट्रेडिशनल फूड है, जी। वो भी हार्ट की बीमारियों को प्रोमोट करता है। बिल्कुल और उसके ऊपर अगर आप बाहर से खाना मंगा के खाएंगे वो तो डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, जैसा कि देखा गया है कि ठंडी के सीज़न में अगर हम प्लेन में भी हैं या एक वैसे सामान्य इलाके में होते हैं तो ठंडी के सीज़न में हृदय की बीमारियां बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड जैसी जगह में जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रदेश का, वो जहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है, तो ऐसे में क्या उत्तराखंड हृदय की बीमारियों के लिहाज से संवेदनशील है? लिहाजा दूसरे जो हम मैदानी इलाके देखते हैं अगर उनसे हम तुलना करें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आप स्टेट वाइज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का प्रिवेलेंस देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारियां तमिलनाडु, केरला और पंजाब में होती हैं। ओके ठीक, उनके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। उत्तराखंड हार्ट की बीमारी ज़्यादा होने के लिए नहीं जाना जाता। उत्तराखंड में प्रॉब्लम यह है कि हार्ट की बीमारी अगर हो गई या हार्ट अटैक पड़ गया तो आपको इलाज के लिए बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि हार्ट की बीमारियां जहाँ होती हैं वो बहुत सेंट्रलाइज हैं। ओके जैसे इस पूरे प्रदेश में आप देखो तो कैथ लैब जहाँ पे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं वो प्लेन्स में है। मतलब देहरादून में मिलेंगे, हल्द्वानी में मिलेंगे, हरिद्वार में मिलेंगे, ऋषिकेश में मिलेंगे। इन्हीं जगहों पे सिर्फ ट्रीटमेंट होगा। लेकिन हार्ट की बीमारी तो चमोली में भी हो सकता है, गंगोत्री में भी हो सकता है। तो हार्ट की बीमारी के ट्रीटमेंट में डिले ज़्यादा कॉमन है। हार्ट की बीमारियां स्टेट में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, आपने क्लियर किया इसको कि उत्तराखंड में इतना कॉमन नहीं है अपने जो हृदय की बीमारियां हैं। प्रिवेलेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब कॉमन हो सकता है। अगर आप प्रति 1000 व्यक्ति हृदय रोगियों की संख्या देखेंगे तो उत्तराखंड में वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना तमिलनाडु, केरला या पंजाब में है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा कि पिछले दिनों कई सेलिब्रिटी की मृत्यु हुई है ना, जिम में काम वर्कआउट करते करते। बिल्कुल। उनके पीछे का जो कारण निकल के आया कि उनको हृदयाघात हुआ या उनको हार्ट अटैक आया अचानक से। तो क्या आज के दौर में जो आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं लोग या जिम जाते हैं, उनके लिए भी क्या कुछ इस तरह की जो खतरे बढ़ जाते हैं? नहीं मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, हार्ट की बीमारियों से मृत्यु हो सकती है, वो किसी को भी हो सकती है। जिम जाने वाले को भी हो सकती है, नहीं जिम जाने वाले को भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप स्टार्ट देखोगे कि 100 फिजिकली इनएक्टिव आदमी है, उसमें से कितने को हार्ट अटैक हो रहा है, और 100 जिम जाने वाले उसमें कितने की मृत्यु हो रही है। तो वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। बिल्कुल। अगर 100 में से एक जिम गोअर को हार्ट अटैक हो रहा है तो 100 में से 30 नॉन जिम गोअर को हार्ट अटैक हो रहा है। तो वो तो इक्का दुक्का कोई घटना हो सकती है। जिम में भी कोई आदमी ऐसा जा सकता है जिसको हार्ट अटैक होने के रिस्क फैक्टर हो। जिम करना आपको हार्ट की बीमारियों से बचाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कन्विंसिंगली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। लोगों का मानना है कि जब हम लोग डाइट लेते हैं जिम के बाद, उस तरह के कई सारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जो हम इंटेक करते हैं, इसके बाद इस तरह की दिक्कत। मैं सप्लीमेंट्स की बात नहीं करता। वो अगर कोई क्वालिफाइड ट्रेनर है, 2-3 ही, अगर आप प्रिसाइसली पूछना चाहो तो 2-3 ही सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। उसमें से एक है आपका वे प्रोटीन, जो लंबे समय तक लीजिए, आपको कोई ऐसा जो एक मिथ है, कुछ नहीं होगा आपको। क्रिएटिन ले सकते हो आप, और जिंक और मैग्नीशियम ले सकते हो। ये सारे साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ ले रहे हो, वो आपके हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। वो आप हार्मोन टीआरटी बहुत कॉमन है आज के ज़माने में, जिसको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, वो भी कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी के लिए इवेल्युएटेड नहीं है। तो जो कार्डियोवास्कुलर सेफ्टी के लिए इवेल्युएटेड सप्लीमेंट है वो वे प्रोटीन, क्रिएटिन और जिंक मैग्नीशियम। इसके अलावा आप जो सप्लीमेंट लोगे
वो प्रूवन नहीं है सेफ्टी उनका हार्ट की बीमारियों के लिए। उनसे होता है कि नहीं होता मैं नहीं कह सकता, जी बट वो ट्रायल्स में या स्टडीज़ में उनको इवेलुएट नहीं किया गया। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी, क्योंकि पूरे देश में इस तरह की मिथ्याएं आप भी सुनते ही होंगे, है मैं ना? बिल्कुल कि लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो इस तरह की परेशानी आती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कुछ फैटी लोग होते हैं, कुछ बहुत दुबले पतले लोग होते हैं। क्या पतले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है? हाँ, देखिए मैंने आपको बताया कि अगर पतला आदमी स्मोकर है उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, जी। मोटा आदमी स्मोकर नहीं होगा। अच्छा। तो ओबेसिटी भी को भी दो तरह से हम डिवाइड, देखो जी, दो जी। तरह का ओबीज आदमी होता है। बिल्कुल। एक आदमी ऐसा ओबीज होता है जिसके मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में फैट का डिपोजिशन होता है, जी। ठीक है, वो प्रोन है हार्ट की बीमारी होने के लिए। ओके। एक आदमी होता है ओवरऑल ही मोटा होता है, ओवरऑल मोटा। उसको फिट फैट बोलते हैं। हम्म। तो मिड पार्ट ऑफ द बॉडी में जो फैट का डिपोजिशन है वो आपको हार्ट की यानी बीमारी आपके पेट के हिस्से में, पेट के हिस्से में हाँ। जो होता है आमतौर पे मिडिल एज आदमी हाँ। जो आप टिपिकली देखोगे जी, जी। वो पूरा मोटा नहीं होता, हाँ। उसके पेट में सिर्फ हाँ। फैट जमा होता है। हाँ। वो वाला वर्किंग डेंजर कल्चर ऐसा है कि पेट निकल आता है लोगों का, वर्कआउट नहीं कर पाते इस तरीके। वर्किंग कल्चर उनका नहीं है, उनका जीवन शैली ऐसा है कि उनके पेट में हाँ। फैट का जी, डिपोजिशन जी, हो रहा है। जी। आप वर्किंग कल्चर को दोष नहीं दे सकते। ओके। हर वर्क प्लेस पे आप एक फिट आदमी देखोगे, एक ओबीज आदमी, बिल्कुल। मैक्सिमम ओबीज देखोगे, कुछ फिट लोग भी देखोगे। बिल्कुल। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, हाँ। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर मोटा आदमी मतलब इज नॉट मतलब वो हार्ट डिजीज के लिए प्रीडिस्पोज नहीं है। वही आदमी जिसके मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में, देखिए क्या होता है, आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, देखिए आपके बॉडी का बेसिकली दो कंपोजिशन है आपके, एक फैट है और एक मसल है। वो आप मसल आपके मेटाबॉलिज्म को ड्राइव करता है। आपके पास मसल जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा कैलोरी खा सकते हैं बिना मोटे हुए। फैट आपके इमरजेंसी एनर्जी का सोर्स है कि अगर आपको बहुत दिनों तक खाना नहीं मिले तो फैट आपको जिंदा रखेगा। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि लोग 2-2, 3-3 महीने कहीं ट्रैप होके रह जाते हैं, वो मरते नहीं। जी। तो फैट उनको, हमारा क्या है, हम जो हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बेसिकली कृषि पे आधारित थी। बिल्कुल। हम जब हमारा जो, तो हमारे बॉडी का कंपोजिशन भी वैसा ही इवॉल्व हुआ है। अब कृषि के साथ दिक्कत क्या है, मानसून अच्छा हुआ तो खेती होगी, नहीं हुआ सूखा पड़ गया तो खेती नहीं होगी। तो हमारा बॉडी ऐसा बना है कि वो एनर्जी स्टोर करके रखे उस सूखे को सरवाइव करने के लिए। तो जो हमारा साउथ ईस्ट एशियन या इंडियन लोग हैं उनके अंदर मसल रिलेटिवली कम होता है, फैट ज़्यादा होता है। तो वो 30 साल के जैसे ऊपर जाते हैं उनका फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, मसल भी थोड़ा कम होता है और खाना सेम रहता है। तो वही कैलोरी जो उनको दुबला रख रहा था अब उनके लिए सरप्लस हो गया। उसी सरप्लस की वजह से उनके बीच पेट में फैट का डिपोजिशन शुरू हुआ और वो धीरे धीरे बढ़ता गया और वहीं से सब कुछ शुरू हुआ, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, वो उसी रास्ते पे चला। तो वो ऐसा ही टिपिकली ऐसा होता है। तो आज के डेट में आप 30 साल के ऊपर हो अगर तो आपको फिट रहने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप वही खाना खाओगे, वैसे ही लाइफ स्टाइल रखोगे, आप मोटे होगे, फिर आपको शुगर हो जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर हार्ट की बीमारी हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, जैसे कॉन्जेनिटल बीमारियां होती हैं, तो क्या कॉन्जेनिटल बीमारियां बढ़ी हैं या घटी हैं? क्योंकि जैसे आज बहुत सारी ऐसी जांचें हैं जो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती हैं, तो पता चल जाता है कि बच्चे को कौन सी बीमारी है। तो क्या ये बीमारियां जो कॉन्जेनिटल बीमारियां थी जो हृदय से जुड़ी, जैसे हृदय में छेद हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या इनकी संख्या घटी है? देखिए ये ऑलमोस्ट फिक्स है। हमारा जो TFR देखोगे आप, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो रिलेटिवली कम होता जा रहा है। तो हम हार्ट की बीमारियों के प्रिवेलेंस को पर 1000 लाइव बर्थ में कैलकुलेट करते हैं कि 1000 नए बच्चे जन्म हुए, उनमें से कितने लोगों को हार्ट की बीमारियां थी जन्म हुए। अगर बहुत ज़्यादा खराब बीमारी होगी वो बच्चे जन्म नहीं होंगे, वो पहले ही वो डिमाइस उनका फीटल वो हो जाएगा। तो आज के डेट में भी 6 से 8 बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ हार्ट की बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। बच्चों में हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं, मतलब कॉन्जेनिटल हार्ट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, वो सेम है, फिक्स है। आज के डेट में भी 6 to 8 पर 1000 लाइव बर्थ, यही डेटा है। तो ये डेटा मतलब आप इसको कैसा मतलब
कोई बहुत खतरनाक तो नहीं मानते होंगे, बिल्कुल नहीं सामान्य है ये। खतरनाक मानते हैं। मैं इसको इसलिए खतरनाक नहीं मानता कि आज से 20 साल पहले जिन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का ट्रीटमेंट नहीं होता था या जिनके लिए सर्जरी करनी पड़ती थी, आज वो बीमारियां कथीटर से ठीक हो रही हैं। उसके लिए आपको चीरा नहीं लगाना पड़ता, बिना चीरे के इलाज कर रहे हैं। तो साइंस तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है हार्ट की बीमारियों के ट्रीटमेंट का। तो आप ये समझो कि बहुत सारी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जो पहले जिसके साथ सर्वाइवल मुश्किल था जी, आज के डेट में नियर नॉर्मल सर्वाइवल है। बच्चों का सर्जरी हो रहा है, 2 बार सर्जरी हो रहा है, दे आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ। जी, ऐसा है। हम ट्रीटमेंट के हिस्से को भी आपसे समझेंगे। स्टंट होता है, हृदय में डाला जाता है जब कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्या उसके बाद आदमी श्योर हो जाए कि उसको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। स्टेंट हर टेक्नोलॉजी टाइम के साथ इवॉल्व होती है। तो आज जो हम स्टेंट्स यूज कर रहे हैं उनको 3rd जनरेशन स्टेंट बोलते हैं। 90 के दशक में ये शुरू हुआ था। अभी हम उनके डिज़ाइन में बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है। तो आज के डेट में भी जो हम स्टेंट यूज़ करते हैं उसमें 2 तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो उसमें अचानक से ब्लॉकेज आ सकता है। अचानक से ब्लॉकेज आएगा, आपको अटैक पड़ेगा। अच्छा। और एक है कि प्रोग्रेसिवली धीरे 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 ब्लॉकेज आएगा, अटैक नहीं पड़ेगा लेकिन आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लगेगी। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट मान के चलो 1% एनुअली होता है। मतलब 100 लोगों को स्टेंट लगे हैं तो साल में एक आदमी को अचानक से ब्लॉकेज पड़ सकता है उसमें, या उसको धीरे धीरे ब्लॉकेज आ सकता है 1% एनुअली। बट स्टेंट ऐसा चीज़ है कि अगर आपको हार्ट अटैक पड़ा है तो वो लाइफ सेविंग डिवाइस है, वही लगाने से आपकी जान बचेगी। तो हार्ट अटैक के लिए तो बहुत है, लेकिन जिसको हम स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, या आपको अटैक नहीं पड़ा है लेकिन आप चलते फिरते हो तो छाती में दर्द हो रहा है, उसमें आपको स्टेंट लगाओ या दवाई खाओ, आपका मॉर्टेलिटी करीब करीब दोनों में सेम रहेगा। स्टेंट से आपके सिम्टम इंप्रूव हो जाएंगे। एक सवाल और है, उसके हम साइंटिफिक पहलू को जानेंगे आपसे। आजकल आपने देखा होगा कि हमारा दिल बहुत जल्दी हर किसी पे भी आ जाता है, तो क्या इसका कोई साइंटिफिक पहलू है? नॉनसेंस है ये इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। जी, अच्छा। मतलब लोग कहते हैं ना कई सारे ब्रेन में इस तरह की चीज़ें होती हैं। ब्रेन का ही है, इसमें फिजिकल हार्ट का कुछ लेना देना इससे है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने तमाम बीमारियों पे चर्चा की, इनसे कैसे बचा जा सकता है? लोगों को जैसे बहुत तेज़ सीने में दर्द हो अचानक से, तो उनको प्राथमिक तौर पे क्या करना चाहिए? जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या कोई भी ऐसा अस्पताल पास में नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बचा कैसे जा सकता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आप हार्ट की बीमारियों से बचना चाहते हो तो मैंने शुरू में ही हार्ट की बीमारियों के रिस्क फैक्टर गिना है, आप उनसे बचो। ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखते हो और कुछ करना चाहते हो तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो। तो लाइफ स्टाइल के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा आहार और दूसरी होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। तो आहार में आपको क्या करना है, अगर आप अपने खाने को हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप अपने डाइट में प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ाओ और कार्बोहाइड्रेट को कम करो। तो ये तभी कर सकते हो जब आप कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस करते हो। आप देखोगे हम जो यूजुअल शाकाहारी खाना खाते हैं उसमें दिन भर में 15 ग्राम प्रोटीन भी नहीं मिलता, और आदमी के प्रोटीन का रिक्वायरमेंट मिनिमम है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो अगर 60 किलो का आदमी है उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा है। तो आप अपने खाने में प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट को कम करो। किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप करते हो वो आपके हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो वो भी ठीक है, अगर आप कार्डियो करते हो वो भी ठीक है, अगर आप इन सब में से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आप पैदल चलो। दिन भर में कम से कम 6 से 7 हज़ार स्टेप चलो। ये आप कितना भी बिजी हो कर सकते हैं। और आप वाहनों का प्रयोग कम करो, लिफ्ट ना लो,
दिन भर में 6 से 7 हज़ार स्टेप, जो करीब करीब 4-5 किलोमीटर के बराबर होता है। उतना आप चलोगे काफ़ी हद तक और अपने डाइट को चेंज करोगे, काफ़ी हद तक आप हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप थे डॉक्टर अमर उपाध्याय जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से हृदय से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।